रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, पर वो मुरझा जाते हैं अक्सर गलतफहमियों से। नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी शायद कुछ इसी ओर इशारा करती है। श्रीधर अपने कमरे में बैठा चाय का आनंद ले रहा था, जबकि सुजाता अपने हर रोज के कामों को निपटाने में लगी थी कि तभी डोरबेल की आवाज सुनाई दी। सुजाता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखा विशाखा, उनकी लाडली बेटी, अपना बैग लिए गुस्से में वहां खड़ी थी। माँ ने कहा, विशु तुम? पर विशाखा तुनक कर बोली, हाँ मैं, और मुझसे नहीं रहा जाता अब उस घर में। यूं कहते हुए विशाखा अपना बैग सोफे पर पटक कर अपने कमरे की ओर चल गई। माँ ने रोकना चाहा, विशु सुनो तो। विशाखा फिर से बोली, बस माँ, मुझे मत समझाना, हर बार तुम मुझे ही समझाती रहती हो। और ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे में जा चुके थे। श्रीधर यह सब अपना चाय का कप हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। कुछ ही दिनों की तो बात है, 6 ही महीने तो हुए थे कि बेटी की शादी की थी कितने अरमानों के साथ, और कितने खुश थे सब। और हो भी क्यों ना, आखिरकार लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक संपन्न परिवार जो मिला था बेटी को। पर विशाखा की सास थोड़ा गर्म मिजाज की थी, अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ती थी। न केवल लड़ पड़ती थी, नुक्स निकालना शायद उनकी आदत में शुमार था। इसी कारण विशाखा भी तो पर तुनक मिजाज थी। विशाखा की तुनक मिजाजी भी तो एक कारण था। यही कारण था कि दोनों में अक्सर कहासुनी हो जाती थी। पर कहासुनी तो माँ बेटी में भी हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़ दिया जाए। और इस तरह से धीरे धीरे शाम जो है वो रात में बदल गई थी। सुजाता ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, विशु खाना खा लो बेटा। विशाखा फोन पर चैटिंग करती हुई आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। श्रीदत्त ने पूछा, कैसी हो विशु? विशाखा तुनक कर बोली, कैसी हो सकती हूँ पापा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। और इस बार प्लीज आप मुझे मत समझाना, बात करनी है तो रवीश से करो। पिता ने फिर समझाने की कोशिश की, बेटी पर इस उम्र में वो अपनी माँ को कहाँ छोड़े। विशाखा फिर से गुस्सा होकर बोली, देखो पापा, अगर वो माँ को नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दो। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। सुजाता ने पीछे जाना चाहा, पर श्रीदत्त ने उसे रोक दिया। सुबह हुई तो श्रीदत्त खुद चाय ले बेटी के कमरे में गया और प्यार से बोला, उठो विशु, लो चाय ले लो। विशाखा अनमने मन से उठी और चाय पीने लगी। तब श्रीदत्त ने कहा, सुनो विशु, मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का हल है। विशाखा ने चौंक कर पूछा, क्या पापा? एक बोतल को विशाखा की तरफ आगे बढ़ाते हुए श्रीदत्त ने कहा, देखो विशु, इसमें एक जहर है, पर ये ऐसा वैसा जहर नहीं है, ये बड़ा ही अद्भुत जहर है, क्योंकि इससे इंसान एकदम से नहीं मरता। तुम इसकी एक गोली हर रोज अपनी सास को दूध में मिलाकर देना शुरू करो। 2 से 3 महीने में वो इस दुनिया को छोड़कर चल देंगी। विशाखा अवाक अपने पिता को देखे जा रही थी। जो पिता उसे हर बात पर समझाया करता था, आज वो कैसी बात कर रहा था। तभी अचानक फिर श्रीदत्त बोला कि देखो बेटा, एक बात का ध्यान रहे कि तुम्हारी सास गुस्सा न करे, क्योंकि यदि बीपी हाई हुआ तो समस्या हो सकती है। अभी बात चल ही रही थी कि डोरबेल की आवाज सुनाई। रवीश घर पर था। रवीश को देखकर विशाखा चौंक गई। सास ससुर को प्रणाम करके रवीश विशाखा से मुखातिब हुआ, देखो विशु, छोटी छोटी बातों पर यूं घर से चले आना अच्छी बात तो नहीं। आज विशाखा ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने चाय नाश्ता किया। वह रवीश के साथ विशाखा जा चुकी थी, पर वो जहर की बोतल वो साथ ले गई थी। 2-3 दिन कश्मकश में गुजरे, पर उसकी सास के स्वभाव के चलते विशाखा अपना मन बना चुकी थी और उसने दूध में हर रोज एक गोली मिलाकर देना शुरू किया। पर अपने पिता की कही बात उसके दिमाग में थी कि उसे किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करना है, ताकि उसकी सास गुस्सा न करे। अब अक्सर सास के डांटने पर, नाराज होने पर वो चुप ही रह जाती थी। लड़ाई झगड़े को हमेशा शांत करने की कोशिश करती थी। और तो और
नुक्स निकालने पर भी वो बड़ी शांत रहती थी। इस तरह से 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने पर अब धीरे धीरे उसकी सास के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा था। वो भी अक्सर अब छोटी छोटी बातों पर नहीं डांटती थी और नुक्स निकालने की आदत वो भी तो अब कम हो चली थी। अब तो स्थिति यहाँ तक हो गई थी कि रवीश और विशाखा के झगड़े में वो अक्सर रवीश को डांट दिया करते थे। एक दिन जब विशाखा छत पर कपड़े सुखा रही थी तभी रवीश की तेज आवाज सुनाई दी, विशु जल्दी आओ माँ। इतना कहते ही विशाखा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो दौड़ती हुई आई, देखा तो फिसलने के कारण उसकी सास के पैर में चोट आई थी। विशाखा बोली, माँ कितनी बार कहा है जब फर्श गीला हो तो इधर उधर मत घुमा करो, अब चोट लग जाती तो ज्यादा चोट भी तो लग सकती थी ना। ऐसा सुनते हुए रवीश और उसकी माँ दोनों मुस्कुरा रहे थे। समय बीतने के साथ साथ उसकी सास की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी। विशाखा ने अपने पापा के पास फोन किया, पापा मेरी सास की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है। श्रीदत्त कुछ देर रुककर बोला, अच्छा तो कुछ दिन और विशु। विशाखा फिर से बोली, पर पापा मैं उनके साथ खुश हूँ, मैं ये दवाई। अरे नहीं बेटा, तो अब हम इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। ऐसा कहकर उसके पिता ने फोन काट दिया। विशाखा माथा पकड़कर बैठ गई थी, आत्मग्लानि से भर गई थी, बहुत दुखी थी। तभी उसे अपनी सास की आवाज सुनाई। विशाखा दौड़ती हुई अपने सास के कमरे में गई। वहां पहुंची तो देखा कि सास का माथा भट्टी की तरह तप रहा था। बुखार चेक किया तो उसके होश ही उड़ गए। 103 बुखार था। उसने तुरंत रवीश को फोन किया, रवीश जल्दी से घर आ जाओ, माँ को तेज बुखार है। इस पर रवीश ने कहा, कोई बात नहीं, बुखार ही है विशाखा, मैं आ रहा हूँ, तुम रो। रवीश घर पहुंचा, माँ को गाड़ी में बैठाया तो विशु से बोला, अरे विशु तुम भी चलो, वरना व्यर्थ में घर बैठी चिंता करती रहोगी। इस पर विशाखा ने कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। ऐसा कहने पर रवीश और उसकी माँ तो चले गए, पर विशाखा सीधी अपने घर पहुंची। उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। पिता के हाथ से अखबार छीनकर फेंक दिया और पिता के गले लग जोर से रोने लगी। पिता ने पूछा, क्या हुआ विशाखा? विशाखा रोए जा रही थी। बोली, पापा मैं तो पागल थी, पर आप तो समझदार थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैं कैसे जीऊंगी इस अपराध बोध के साथ? मैं कैसे रहूंगी पापा? मेरी सास बस बाहर से गुस्सा करती है, वो अंदर से बहुत अच्छी है पापा, मैं कैसे जीऊंगी पापा? तो उसके पिता मुस्कुराए, मुस्कुराकर बोले, बेटी विशाखा तुम्हारी सास ठीक है, अभी अभी रवीश का फोन आया था, तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था ना, तो उसने मुझे बताया कि बता देना अपनी बेटी को, वरना वो बहुत चिंता करेगी पापा। तो तुम्हारी सास ठीक है। विशु फिर से बोली, पर पापा वो मर जाएंगी। अरे बेटा, बुखार में भला कोई मरता है? विशु फिर से बोली, पर पापा वो जहर। कौन सा जहर? जो आपने मुझे दिया था। अच्छा वो तो कैल्शियम की गोलियां थी। विशाखा हैरान थी, कैल्शियम की गोलियां? हाँ, वो रवीश अक्सर बताता था कि उसकी माँ के घुटनों में दर्द रहता है, सो कैल्शियम की गोलियां तुम्हें दे दी ताकि तुम दूध में मिला के दे दो। विशाखा ने चैन की सांस ली। विशाखा की आंखों में अब भी आंसू थे, पर खुशी के आंसू थे, सुकून के आंसू थे। उसके चेहरे पर, उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वो खुश थी और साथ ही उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। अक्सर जिंदगी में भी बहुत छोटी छोटी बातों व गलत फहमियों के कारण हमारे बहुत करीबी रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं, पर थोड़ी सी समझदारी के साथ, शांति बनाए रखने के साथ व छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके हम अपने इन अहम रिश्तों को बचा सकते हैं। जरूरत है रिश्तों की अहमियत समझने की। दो लोगों की भावनाएं, उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, तो जरूरत है उनकी अहमियत समझने की। किसी ने क्या खूब कहा है, रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। तो जरूरत है हमें इन रिश्तों की अहमियत समझें और साथ में सकारात्मक सोच, क्योंकि एक सोच आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है।
तो चलिए अगले सोमवार को फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक मजेदार और प्रेरणाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।